हर आरोपी गुनहगार नहीं होता और चेक जब आप किसी को देते हैं और चेक के मुकदमे में फंस जाते हैं तो आरोपी तो आप बन जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप गुनहगार हो। चेक देने वालों को मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। एक सीधे सरल लोग जो जाने अनजाने चेक बाउंस के मामलों में फंसे हुए हैं या फंसने की संभावना है उनकी, और दूसरे वो लोग जो धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से ही किसी को चेक देते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, जो सीधे सच्चे सरल कामकाजी लोग हैं और चेक मामलों में फंस गए हैं या आगे ना फंसें, उनको क्या क्या बातें चेक देते समय किसी को ध्यान में रखनी चाहिए वो बताने वाला हूँ। मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए चेक देते समय। परंतु इससे पहले कि मैं वो 7 बातें बताऊं, आपको 2 कानूनी नियम जान लेने ज़रूरी हैं। पहला रूल ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिसमें कि चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर किया जाएगा अगर आपका चेक बाउंस हो गया, तो उसका एक सिद्धांत ये है कि जो प्रिजम्पशन है वो कंप्लेनेंट के फेवर में है। यानी कि जो व्यक्ति शिकायत करेगा आपके खिलाफ, उसके फेवर में माना जाएगा कानूनी रूप से कि अगर आपने उसको चेक दिया था तो ज़रूर आपके उसे पैसे देने बनते थे, तभी तो आपने दिया था। इसलिए कोर्ट में उसे और कुछ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एग्रीमेंट हो ना हो, बिल हो ना हो, कुछ हो या ना हो, जो प्राथमिक फर्स्ट प्रीमा फेशाई प्रिजम्पशन है वो कोर्ट उसके फेवर में मानेगी। आपको सारी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेगी। उसे अगर 5% सिद्ध करना है तो 95% आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि आप चेक का अगर मामला आपके खिलाफ हो गया है या हो गया ना, भगवान ना करे हो जाए भविष्य में, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो ये है कि कोर्ट में आप ये सिद्ध करें कि कानूनी रूप से आपके कोई पैसे उस व्यक्ति को उस चेक के अंदर देने नहीं बनते थे। तो अगर आपकी कोई लीगल लायबिलिटी उस चेक के रिगार्डिंग नहीं बनती थी जो चेक बाउंस हुआ है, तो आप उस मुकदमे से बरी हो जाओगे। ये 2 रूल याद रख लेना। अब मैं आता हूं उन 7 बातों के ऊपर जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा सुझाव आपको ये है, अगर आप एक सीधे सरल व्यक्ति हैं, आप हर संभव यथासंभव प्रयत्न करें कि आप किसी को चेक दीजिए ही मत। चेक देना, जैसे शोले फिल्म का डायलॉग था ना गब्बर का, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो चेक देने का मतलब है कि आप अपने हाथ काट कर गब्बर को दे रहे हो, उसके बाद आपके हाथ कट जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चेक बाउंस होने पे आपके खिलाफ जो मुकदमा होगा वो एक आपराधिक मुकदमा होगा, एक क्रिमिनल ऑफेंस है चेक बाउंस होना। क्रिमिनल ऑफेंस में आपको कोर्ट में जमानत भी लेनी पड़ेगी, श्योरिटी भी देना पड़ेगा, मतलब कोई जमानती भी देना पड़ेगा, हर तारीख पर आपको कोर्ट में जाना भी पड़ेगा कंपलसरी। आपके वकील के जाने से काम नहीं चलेगा, आपके काम का हर्जा होएगा। और क्रिमिनल मैटर है, सिविल के मुकाबले में इसमें फैसले भी जल्दी आते हैं। और अगर आप दोषी पाए गए और लीगल लायबिलिटी रूल नंबर 2 जो मैंने बताया था आप सिद्ध नहीं कर पाए कि मेरी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती थी, तो आपको 2 साल तक की सज़ा और जितना चेक में अमाउंट लिखा है उसके डबल तक का जुर्माना कोर्ट कर सकती है। तो चेक देने से बचना चाहिए। अब आप बोलोगे कि चेक देने से नहीं बचा जा सकता है क्योंकि व्यवहार इस प्रकार के होते हैं कि सामने वाला सिक्योरिटी चेक या तरह तरह की चीज़ों में हमसे मांगता है चेक। तो अगर जिस पार्टी से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिल्कुल ही अड़ जाए, तो मेरा सुझाव ये है आप उसको सजेस्ट करें कि अगर आपको यकीन नहीं है मुझ पे तो हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो भले ही आप किसी भी व्यवहार में स्टैम्प पेपर पे जाके नोटरी करके जैसे मर्जी जो मर्जी एग्रीमेंट बना लो ताकि सामने वाले को तसल्ली हो जाए, पर चेक देने से बचो। अब अगर एग्रीमेंट आप बना भी लोगे और फिर भी वो काम आप नहीं कर पाए जो एग्रीमेंट के मुताबिक आपको करना चाहिए, तब क्या होगा? तब होगा ये कि तब आपके ऊपर दीवानी मुकदमा होगा, सिविल केस होगा आपके ऊपर, सिविल सूट होगा आपके ऊपर। सिविल सूट में, और मैंने जैसे बोला चेक बाउंस होने में क्रिमिनल होता है, बहुत अंतर हो जाता है। सिविल सूट में एक तो प्रक्रिया लंबी होती है, तो अगर चेक बाउंस का मामला 2-2.5 साल में निपटना हुआ तो हो सकता है सिविल केस का मामला 5 साल लगा दे या और भी ज़्यादा साल लगा दे, आपको समय मिल जाएगा।
सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर तारीख पर आपको कोर्ट में अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है, आपका वकील भी चला जाएगा तो काम चल जाता है जब तक कि कोर्ट आदेश ना करे कि आप आइए कोर्ट में। तो एग्रीमेंट बना लो, चेक देने से बचो, ये मेरा पहला सुझाव है। जब आप नाम भरते हैं कि आप चेक किसको दे रहे हैं, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी लिखें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपने किसी को चेक दे दिया और आपने अकाउंट नंबर नहीं लिखा, और फॉर एग्जांपल आप रहते हो मुंबई में और आपने चेक किसी व्यक्ति को भले ही मुंबई में दिया हो लेकिन उसका गुजरात में भी अकाउंट है, उसका होम टाउन है वहाँ पे, वो वहाँ जाके अगर चेक डाल देगा फिर आपको हर तारीख पे मुंबई से गुजरात जाना पड़ेगा, जमानत भी लेनी पड़ेगी, आपको कोर्ट की दौड़ और तारीखें ही मार देगी, आपके कामकाज का हर्जाना भी बहुत होगा। लोकल सिटी में अगर केस होता है आपके ऊपर तो 2-4 वकील भी आपके जान पहचान के निकल जाएंगे, टाइम भी उतना खराब नहीं होता, श्योरिटी भी आसानी से मिल जाता है, प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, केस को कंटेस्ट कर सकते हो। अब सवाल यह है कि अगर आपने चेक के आगे अकाउंट नंबर लिख भी दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अकाउंट नंबर कहाँ है। यही सावधानी रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति को आप चेक दो उसे आप शुरू में चेक देने से पहले सिर्फ नाम पूछ के मत चेक दे दीजिए, उसे बातों बातों में पहले पूछिए कि सर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं चेक बना देता हूँ, ऐसा बोलो उसको। तो बैंक अकाउंट डिटेल में आप उससे अकाउंट नंबर वो भेजेगा, कौन से बैंक का अकाउंट है वो भेजेगा, और आप उससे ब्रांच भी लिखवा के मंगवा लीजिए, या उसे बोलिए कि आपकी कोई खाली चेकबुक हो तो उसका खाली इमेज मुझे भेज दीजिए, उसमें मैं अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह भर के चेक बना देता हूँ। तो अगर वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट की चेकबुक की डिटेल आपको स्नैपशॉट भेज दे या वैसे ही लिख के बता दे या दिखा दे, तो आपको चेकबुक में भी ब्रांच दिखाई दे जाएगी कि कौन सी ब्रांच में वो अकाउंट है जिसमें आप चेक देने वाले हो। तो कोशिश करिए हमेशा जिसको भी चेक दो उसका जो अकाउंट नंबर लिखो, वो अकाउंट नंबर आपके ही शहर में उसकी ब्रांच होनी चाहिए, वो ब्रांच किसी और जगह नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो रहते हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बैंक से लोन लिया, बैंक वाले लोन दिल्ली में बांट रहे हैं परंतु उन्होंने अपना मेन ऑफिस अहमदाबाद में बना रखा है, सारे चेक वहां जाके बाउंस कराते हैं और हर आदमी को दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ता है। और आरोपी के फेवर में कुछ नहीं है, आप तो आरोपी हो गए तो वहां से केस यहाँ ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। मेरा थर्ड सजेशन ये है कि आप कभी भी चेक पे जानबूझ के गलत साइन मत करिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो रूल 1 जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया है कि सारी प्रिजम्पशन शिकायतकर्ता के फेवर में है। तो आपने गलत साइन कर दिया, क्या आमतौर पे क्या बोलते हैं आरोपी कोर्ट में, मैं बताता हूं आपको। वो कहते हैं ये चेक गुम हो गया था, ये चेक चोरी हो गया था, ये चेक ये मेरे से ज़बरदस्ती ले गया था, ये साइन मेरे नहीं है, ये मैंने भरा नहीं है, ये तो अकाउंट ही बंद हो चुका था, इसकी तो मैं स्टॉप पेमेंट करा चुका था। इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं। इसमें से कोई भी दलील कोर्ट में सस्टेनेबल नहीं है, आपको बचा नहीं पाएगी। बल्कि अब मैं क्यों कह रहा हूं कि साइन नहीं करने चाहिए आपको, आप और भारी मुसीबत में पड़ने वाले हो अगर आपने ऐसा किया तो। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कैसे भारी मुसीबत में पड़ोगे। अब सुनिए लॉ पॉइंट। चेक बाउंस होना अपने आप में ऐसा अपराध नहीं है जिसमें कि पुलिस FIR दर्ज कर ले आपके खिलाफ। अगर आपने किसी को चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया तो सामने वाला आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकता सिर्फ इस बात पे कि चेक बाउंस हो गया है, ये आपराधिक मामला है। लेकिन अगर ऐसा सिद्ध होता है कोर्ट के केस के दौरान या शिकायतकर्ता की कंप्लेंट से कि आपने जो चेक दिया शुरू से ही आपकी इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, आपने फ्रॉडुलेंट काम करने के लिए, फ्रॉड करने के उद्देश्य से जानबूझ के उस पर अपने गलत साइन करे हैं, या अपने साइन करे नहीं, अपने बेटे बीवी या किसी और व्यक्ति से साइन करवा दिए हैं, और पूरे मामला जो भी आपका व्यवहार ट्रांजैक्शन है उससे ऐसा प्रतीत होता है पुलिस को कि यस ये खाली चेक बाउंस का मामला नहीं है, इसमें चीटिंग हुई है और चीटिंग की इंटेंशन, फ्रॉड की इंटेंशन शुरू से ही थी, तो आपके ऊपर सेक्शन 420 IPC में और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी। और वो गंभीर अपराध हैं। चेक बाउंस का मामला उतना गंभीर नहीं है जितने गंभीर 420 के मामले हैं IPC में। और कोर्ट में अगर आप कहते भी हो कि ये साइन मेरे नहीं है तो नेचुरली इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि अगर साइन आपके नहीं है तो साइन किसके हैं।
तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में पड़ोगे। और अगर आपने अपने साइन बदल के कर भी दिए तो भी कोर्ट चाहे तो उस चेक को फोरेंसिक लैब में या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज देगी। आप कितनी भी हैंडराइटिंग बदल के साइन कर लेना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में 99% चांसेस है कि ये रिपोर्ट आएगी कि ये साइन आपने ही करे हैं और बदल के करे हैं। तो अपने लिए और भारी मुसीबतों को न्योता मत दीजिए। मेरा फोर्थ सजेशन ये है कि जब भी आप किसी को चेक दो उसके पीछे पर्पज़ लिख के दो कि वो चेक आप उसको क्यों दे रहे हो। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो लिख के दो कि मैं ये लोन के लिए चेक दे रहा हूँ। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट के लिए लिख के दो। कोई अगर आपने उसे सामान खरीदा था और किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के तहत आप रीपेमेंट कर रहे हो तो लिख के दो कि मैं ये चेक इस इनवॉइस नंबर की रीपेमेंट के लिए दे रहा हूँ। किराए के लिए दे रहे हो तो लिखो कि किराए के लिए दे रहा हूँ। आप जिस भी पर्पज़ के लिए चेक दे रहे हो वो पर्पज़ आप वहाँ पे लिखिए, क्योंकि कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि किसी और उद्देश्य के लिए चेक दिया गया था, वो चेक बाउंस हो गया और शिकायतकर्ता ने जानबूझ के झूठा केस कर दिया चेक बाउंस का, ये बोल के कि मेरे को तो इससे ये पैसे उधार लेने थे, ये चेक दिया तो बाउंस हो गया। अगर आप पर्पज़ लिखोगे और आप सही हो, सच्चे हो, तो पर्पज़ लिखना आपके लिए हितकारी रहेगा, आपके भले के लिए। मेरा फिफ्थ सजेशन दोस्तों ये है कि कभी भी किसी को ब्लैंक चेक आप साइन करके मत दो। और अगर ऐसी कोई नौबत आ ही गई है कि आपको अमाउंट नहीं पता है अभी कि मुझे अमाउंट क्या भरनी है, उसमें अमाउंट खाली छोड़नी पड़ रही है, तो आप एक काम करिए, जहाँ पे अमाउंट वर्ड्स में लिखा जाता है और उसके नीचे जो खाली जगह होती है वर्ड्स के नीचे, और जो सबसे नीचे चेक वाली जगह जो MICR कोड वगैरह लिखे होते हैं और जो वर्ड्स में लिखे उनके बीच में खाली जगह होती है कुछ, वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए नोट मोर देन इतने रुपए। मतलब मान लो आप किसी को खाली चेक दे रहे हो, आपको ये तो नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, पर आपको ये पता है फॉर एग्जाम्पल कि भाई 25,000 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 25 है, तो आप वर्ड्स के नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए नोट मोर देन ₹25,000 और फिर वो न्यूमेरिकल वाला कॉलम भी भले ही खाली हो, वर्ड्स वाला कॉलम भी भले ही खाली हो जहां अमाउंट भरनी है। उसके बाद वह व्यक्ति उस चेक का प्रयोग मैक्सिमम 25,000 रुपये तक भरने के लिए ही कर पाएगा, वो उसमें 2 लाख 5 लाख लिख के नहीं डाल पाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति है और आपको भरना ही पड़ेगा। किसी भी दशा में आप प्रयास करिए कि जो पेई है जिसके नाम पे आप चेक दे रहे हैं उसे कभी भी आप खाली मत दीजिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि ए ने बी को चेक दिया और बी का नाम नहीं लिखा वहाँ पे पेई, और बी का दोस्त है सी, वो केरल में रहता है, बी ने वो चेक सी को दे दिया और सी ने केरल में अपना नाम लिख के डाल दिया। अब दिल्ली वाले को केरल जाना पड़ रहा है जबकि कोई मुकदमा भी नहीं है। आप सच्चे हो, आप झूठे हो, ये बात तो 3 साल बाद 2 साल बाद मुकदमे का फैसला आने पे पता लगेगा, तब तक तो आपको दिल्ली से केरल तक का सफ़र तय करना ही पड़ गया ना उस चक्कर में। तो पेई नाम तो लिखना ही लिखना है, अकाउंट नंबर भी लिखना है जैसे मैंने पहले बताया, ब्रांच भी कोशिश करिए वहीं की हो, और अमाउंट का कॉलम अगर खाली छोड़ना पड़ रहा है तो नोट मोर देन करके उस अमाउंट को स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि उसका मिसयूज ना हो, पीछे पर्पज़ भी लिखना है। मेरा सिक्स्थ सजेशन उन लोगों के लिए है जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अथोराइज सिग्नेटरी हैं। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि यदि आपकी कंपनी का चेक बाउंस हुआ और आपने वो चेक साइन किया था इन द कैपेसिटी ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी, या भले ही चेक आपने साइन ना भी कराओ और आप उस कंपनी में डायरेक्टर हो और उस ट्रांजैक्शन में जिससे रिलेटेड चेक बाउंस हुआ है आपका बातचीत हुई थी, आप इन्वॉल्व थे उस ट्रांजैक्शन में, भले ही चेक आपने साइन नहीं किया और कंपनी भी भले ही आपकी नहीं है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है कंपनी के, तो भी आप आरोपी बन जाओगे उस केस में। तो सावधानी आपको ये रखनी है कि यदि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं या अथोराइज सिग्नेटरी हैं तो ऐसी कंपनी में या तो आप अथोराइज सिग्नेटरी मत बनिए, ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व मत होइए जिसमें जो चेक कंपनी किसी को दे रही है वो बाउंस होने का खतरा है। मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं, पर फ्रॉड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ फ्रॉड हो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज में ईमानदार एम्प्लॉय काम करते हैं और वो ईमानदार एम्प्लॉय उस फ्रॉड कंपनी के कारण कोर्ट केसेस में सालों साल फंसे रह सकते हैं। तो आप या तो ऐसी कंपनी को छोड़ दीजिए या गलती से भी चेक को साइन मत करिए और ऐसी ट्रांजैक्शन में खुद को इन्वॉल्व होने से बचाइए। माय 7th सजेशन इज दिस
कि आप कभी भी चेक, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है किसी भी प्रकार की है, तो हम बड़े कैजुअली अपने बच्चों का या पत्नी का या माँ बाप का चेक दे देते हैं साइन करा के। ऐसा नहीं करना। उसका कारण है कि अगर खुदा ना खास्ता वो चेक बाउंस हो गया और मामला बिगड़ गया, तो आपके बेटे को या आपकी बेटी को, जो कि मेजर हो चुके होंगे, 18-19 से ऊपर उनकी उम्र होगी, उनके ऊपर एक क्रिमिनल मुकदमा दायर हो जाएगा, जिससे ना केवल उनकी पढ़ाई का हर्जा होगा, उनके दिमाग पे असर होएगा, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनका करियर भी खराब हो सकता है। कोई अब्रॉड जाने की बात हो रही होगी तो और दिक्कत हो सकती है, कहीं को सरकारी नौकरी मिलने की बात होगी तो वहाँ पे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। 100 तरह के झंझट उनकी ज़िंदगी में आएंगे। ऐसा कभी करना मत। इसी तरह आप अपनी वाइफ के नाम पे या मान लो बूढ़े माँ बाप के नाम पे चेक बना के दे दोगे, कोर्ट केस हो गया तो आपके फादर को कोर्ट जाना पड़ेगा, जमानत लेनी पड़ेगी, आपकी मदर को जाना पड़ेगा, आपकी बीवी को जाना पड़ेगा। तो अपना चेक है तो यार अपने दम पे दो। आप तो कोर्ट कचहरी झेल लोगे, पंगे लेने हैं तो खुद के दम पे लेना। अपने परिवार के मेंबर के किसी चेक को दूसरे को मत देना। और अगर वैसी कोई नौबत आ ही जाती कि देना ही पड़े, तो देख लेना कि आपके हालात क्या हैं, वो लोग उस मैटर को डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा। अगर बाउंस करने के या होने के चांस हैं तो मत देना।